इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर पूरी दुनिया ने इंडिया की कमजोरी देखी है और उन्हीं इंसिडेंट्स में से एक है कांदाहार प्लेन हाईजैक। ये इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरे गवर्नमेंट और पूरे सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव। तो चलिए मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि आखिर कांदाहार हाईजैक में हुआ क्या था। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस 814 यानी कि IC 814 इस पूरे एयरक्राफ्ट को काठमांडू नेपाल से टेक ऑफ करना था और इसकी लैंडिंग होनी थी दिल्ली इंडिया में। पूरे एयरक्राफ्ट में 176 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग 5 हाईजैकर्स और 15 क्रू मेंबर्स, और पायलट थे 37 साल के कैप्टन देवी शरण। प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करता है और जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है 5 आतंकवादी पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और गन पॉइंट पर पायलट को कहते हैं प्लेन को वेस्ट की तरफ ले जाने के लिए। अब तक इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल मिल चुका होता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। IC 814 जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली इंडिया में थी, अब उसे लाहौर पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। पर जैसे ही फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर करता है, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे लाहौर में लैंडिंग कराने की परमिशन नहीं देती है और फ्लाइट का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। अमृतसर एयरपोर्ट पास में ही था, इसलिए फ्लाइट की लैंडिंग अमृतसर एयरपोर्ट पर कराई जाती है ताकि वहां से रिफ्यूलिंग हो सके। अब यहाँ पर पूरी सिचुएशन इंडिया के फेवर में थी। पायलट ने अपना 100% दे दिया था फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करा के, पर यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती कर दी। एयरक्राफ्ट करीब 50 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पर रुका था, पर हाईजैकर्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका, जबकि पंजाब पुलिस और उनके कमांडोज पूरी तरह से तैयार थे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन ही नहीं मिली। दिल्ली की MCG यानी कि मैनेजमेंट क्राइसिस ग्रुप ने बोला था कि आप किसी भी तरीके से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में डिले कराइए और हम यहाँ से NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज को भेज रहे हैं। एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग कराने में जानबूझकर टाइम लगाया जाता है और एयरक्राफ्ट के सामने टैंक भेजा जाता है ताकि एयरक्राफ्ट का रास्ता ब्लॉक हो सके। पर तब तक हाईजैकर्स को समझ में आ गया था कि अब और यहाँ पर रुके तो जो सिचुएशन हाथ में है वो हाथ से निकल जाएगी, इसलिए हाईजैकर्स पैसेंजर्स को टॉर्चर करने स्टार्ट कर देते हैं और पायलट से कहते हैं कि हमें फ्यूल नहीं चाहिए, तुम यहाँ से प्लेन को टेक ऑफ कराओ वरना हम सबको मार देंगे। इसलिए पायलट को मजबूरी में प्लेन को टेक ऑफ कराना पड़ा। NSG के कमांडोज जब अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे तब तक फ्लाइट टेक ऑफ ले चुकी थी और हाथ में आया हुआ मौका इंडिया ने गंवा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो पंजाब को सिचुएशन हैंडल करने की परमिशन दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ना तो परमिशन दी और ना NSG के कमांडोज टाइम पर पहुंच पाए। अब IC 814 को फिर से लाहौर पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, पर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को लाहौर में लैंडिंग कराने की परमिशन नहीं देता है और एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि किसी भी हालत में IC 814 की लैंडिंग लाहौर में ना हो सके। फ्लाइट का फ्यूल भी खत्म हो रहा था और पायलट के पास हाईजैकर्स की वजह से कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए पायलट देवी शरण फ्लाइट को हाईवे पर ही लैंड कराने जा रहे थे, यानी कि क्रैश लैंडिंग। पर क्रैश लैंडिंग की सिचुएशन को देखकर और इंडियन अथॉरिटीज़ के बात करने से पाकिस्तान फ्लाइट को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन दे देता है, पर सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए, यानी कि फ्यूल भरो और कहीं और जाओ। हाईजैकर्स एयरक्राफ्ट को अफगानिस्तान के कांदाहार में ले जाना चाहते थे, पर कांदाहार में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वहां पर रात में किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जा सके। इसलिए हाईजैकर्स IC 814 को दुबई ले जाते हैं। दुबई में हाईजैकर्स 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं, जिसमें से कि 25 साल के रुपिन कटियाल की डेड बॉडी भी होती है, जिसे हाईजैकर्स बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। रुपिन कटियाल की बॉडी पर काफ़ी बार चाकू मारा गया था। इंडियन अथॉरिटीज़ दुबई से हाईजैकर्स पर कमांडो ऑपरेशन की परमिशन मांगते हैं, पर दुबई को भी परमिशन नहीं देता है और कोई भी कंट्री होता तो परमिशन नहीं देता। अब IC 814 को कांदाहार में ले जाया जाता है। कांदाहार में उस समय तालिबान का रूल हुआ करता था और जैसे ही एयरक्राफ्ट कांदाहार में लैंड करता है, तालिबान की आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है और किसी भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन की परमिशन इंडिया को नहीं देती है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेगोशिएशंस। हाईजैकर्स $200 मिलियन और 36 टेररिस्ट जो कि इंडियन जेल में बंद थे उनके डिमांड करते हैं, पर इंडियन अथॉरिटीज़ और हाईजैकर्स के बीच में नेगोशिएशंस चलती रहती हैं और हाईजैकर्स 36 के बदले 3 आतंकियों की डिमांड करते हैं, जिनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जारगर। पैसेंजर्स की हालत एयरक्राफ्ट में ख़राब हो रही होती है। पैसेंजर्स के रिलेटिव्स और मीडिया वाले गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे होते हैं और अपोजिशन पार्टीज इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना स्टार्ट करती हैं। इससे पहले कि गवर्नमेंट कुछ भी बड़ा फैसला करती, उन्हें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बदले तीनों आतंकियों को छोड़ना पड़ा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि चलो 3 आतंकी छोड़े गए लेकिन कई लोगों की जान बच गई।
पर शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जिन 3 आतंकियों को छोड़ा गया उन्होंने आगे जाकर कितने टेररिस्ट अटैक्स और कितने लोगों की जान ली। मौलाना मसूद अजहर ने ही 2000 में जैश-ए-मोहम्मद फॉर्म किया और 2001 में ही इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स और 2019 में पुलवामा अटैक में भी जैश-ए-मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर का बहुत बड़ा हाथ था। छोड़े गए आतंकियों में एक और नाम था, अहमद उमर सईद शेख। अहमद उमर सईद शेख ने ही अमेरिका में हुए 9/11 अटैक की फंडिंग की थी और यहाँ तक कि अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस भी अहमद उमर सईद शेख पर हैं और मुश्ताक अहमद जागर का भी नाम कई टेररिस्ट अटैक्स में सामने आया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे टेररिस्ट जिनसे अमेरिका तक परेशान है वो कभी हमारे इंडियन जेल में बंद हुआ करते थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का क्लेम था कि कांदाहार में लगातार हाईजैकर्स को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था और अगर उन्हें आईएसआई का सपोर्ट नहीं मिलता तो इंडिया इस पूरे हाईजैकिंग को रिसॉल्व कर लेती। तो ये थी कांदाहार हाईजैकिंग की पूरी समरी। पर ये तो हिस्ट्री है, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।